हेलो एवरीबॉडी। हाय, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, हम जल्दी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो हम जल्दी से इन साथ जितने भी हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको जल्दी से सम अप करेंगे और इस टॉपिक की जितनी अच्छी तरीके से हो सकता है उतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। मैंने सारे पॉइंट्स को कवर अप किया, बट स्टिल अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे मेल करके आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है। सो AI, पहले तो हम इसको, इस वर्ड को डिकोड करते हैं AI। सो एज यू नो, A फॉर आर्टिफिशियल, I फॉर इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब ऐसा इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया हो। कैसे क्रिएट किया गया हो? आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया हो। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम क्या कहेंगे कि एक कंप्यूटर साइंस की ऐसी ब्रांच है जो बेस्ड है आपका, मतलब जो आपके बेस्ड है किस चीज़ से, कि ये डेवलप करती है ऐसे ह्यूमन लाइक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ मशीन्स के अंदर। ऐसी मशीन्स बनाती है जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ह्यूमन्स के जैसे रिएक्ट कर सकें। दे आर नॉट कम्प्लीटली ह्यूमन्स, बट दे कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन्स। ठीक है, अब ह्यूमन्स के साथ कैसे बिहेव करेंगे? मीन्स दे हैव सम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ मीन्स इंटेलेक्चुअल मतलब इनके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हो जो इनका इंटेलिजेंस पे बेसिस हो, जैसे कि सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता, डिसीजन लेने का पावर। तो इनको कहते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आपको मैंने बता दिया है कि क्या है आपका AI। व्हाट इज़ AI? द स्टडी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, मतलब कंप्यूटर साइंस की ऐसी ब्रांच या कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटर के ऐसे सिस्टम्स दैट अटैम्प्ट टू मॉडल, जो अटैम्प्ट करते हैं कि वो ऐसे मॉडल बना पाएँ या ऐसी मशीन्स बना पाएँ जिनमें वो ह्यूमन के, मतलब इंसानों के दिमाग की तरह उसमें भी कुछ इंटेलिजेंस डाल पाएँ। ठीक है, जो डील करती है कंप्यूटर साइंस की ऐसी ब्रांच जो डील करती है कि वो इंटेलिजेंट बिहेवियर कंप्यूटर्स के अंदर डेवलप कर पाए। ठीक है, और किसी भी मशीन को ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर पाए कि वो ह्यूमन बिहेवियर के जैसे रिएक्ट करे या उसमें जो इंटेलिजेंसी हो वो ह्यूमंस के जैसी हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि आर्टिफिशियल क्या है, AI क्या है। AI है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीन्स आर्टिफिशियली डेवलप्ड इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया इंटेलिजेंस। और ये किस में बनाया जाता है? ये जनरली हम मशीन्स के लिए बनाते हैं कि हम कोई ऐसी मशीन्स बना पाएँ जो आर्टिफिशियली डेवलप हों और उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। ठीक है, मूविंग फर्दर। सो इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? ये कैपेसिटी होती है याद करने की और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जैसे हमारा दिमाग भी है। हम क्या होता है, हमें बचपन में अगर किसी चीज़ से जल जाते हैं, ठीक है, तो हम उसके पास दोबारा नहीं जाते हैं क्योंकि हम को वो चीज़ पता है कि ये भाई हमको जलाएगी। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बारिश जब भी होती है तो हमको एक बार पता चल जाता है कि हे भाई बारिश में हम भीग चुके हैं, तो जब भी हम दूसरी बार जाएंगे तब अम्ब्रेला या कोई प्रिकॉशंस मेजर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी कभी टाइल्स पे पानी गिर जाए और हम उस पर गिर जाएं तो हमें पता चल जाता है कि भाई टाइल्स पे अगर पानी गिरेगा और अगर हम उस पर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फिसल के गिर सकते हैं। तो इस तरीके की कि हमारी लर्निंग की कैपेसिटी है कि हम अपने जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे चीज़ों के याद करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में सिमुलेशन होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस का बाय मशीन्स। ठीक है, जिसके अंदर ये एबिलिटी हो जाती है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, रेशनली एक्ट करेगा और ह्यूमंस के जैसे एक्ट करेगा। बेसिकली जो इसके प्रिंसिपल्स है जिन पे पूरा AI आपका वर्क करता है, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपका रीजनिंग, नॉलेज, प्लानिंग, लर्निंग और कम्युनिकेशन, ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद प्रिंसिपल आता है परसेप्शन का, कि इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये मूव कर पाती है और ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर पाती है। ठीक है, इसलिए अब इसके लिए आपको जो साइंस होता है, साइंस की ज़रूरत होती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम ह्यूमन लाइक चीज़ें इसमें डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें बायोलॉजिकल साइंस भी चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस भी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें कर रहे हैं हम वो कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर की कोडिंग के बेसिस पे कर रहे हैं। थर्ड, कि इसमें हमको क्या चाहिए,
इसमें चाहिए हमको एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिक मोड में भी तो करेंगे ना, उसको चार्ज करना पड़ेगा, उसमें बैटरी सिस्टम्स लगाने होंगे, पावर लगाना होगा, तो ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये 3 ब्रांचेस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? आपका ये बायोलॉजिकल, क्योंकि ये ह्यूमन लाइक चीज़ें डेवलप करेगा। उसके बाद कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि इसमें कोडिंग डालनी पड़ेगी तभी तो वो फंक्शंस को कर पाएगा। और लास्ट इज योर इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमें उसका पावर भी तो देखना पड़ेगा ना कि उसको पावर कहाँ से मिलेगा, है ना, फ्यूल कहाँ से आएगा। तो उसका फ्यूल जो आएगा वो आपका बेसिकली पावर से आएगा, ठीक है। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग अवर लाइफ। एआई हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, क्या रोल है? स्मार्टफोन्स, एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्मार्टफोन को भी कितना, मतलब वो हमारे फ़ोन को, हमारे चेहरे को देख के अनलॉक होता है, या हमारी फिंगरप्रिंटिंग से अनलॉक होता है। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, सीसीटीवी कैमरेज, मतलब कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे सीसीटीवी कैमराज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फ़ोटोज़ खींचना, फेस को रिकॉग्नाइज करना, फेस पे फ़िल्टर्स लगाना, ठीक है। नेविगेशन, ऑब्वियसली बात है, गूगल मैप भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि हम यहाँ से वहाँ जा पाते हैं, या हमारा फ़ोन ही हमारी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस कर लेता है कि हमारा फ़ोन कहाँ चल रहा है। तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल होता है ना। उसके बाद ई कॉमर्स में क्या होता है कि आपका जो भी चीज़ें होती हैं, ई कॉमर्स मैंने आपको बताया तो था यार, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, कि जितनी भी कमर्शियल चीज़ें होती हैं उनको हम मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मंगाते हैं, तो इसमें भी इसका एक बड़ा रोल है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी एक बड़ा रोल है, ठीक है। ऑटोनोमस व्हीकल्स में भी, अभी आपने शायद सुना होगा, एलॉन मस्क का नाम तो सभी ने सुना होगा भाई, क्यों इतना चर्चा में आए हैं वो, क्यों हम सब जान चुके हैं, क्योंकि वो ड्राइवरलेस कार लेकर आने वाले हैं, ठीक है। स्मार्ट होम्स, वो भी एक बहुत बड़ा। तो इस तरीके से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमको हर एस्पेक्ट में इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके कुछ बहुत अच्छे फ़ायदे भी हैं और कुछ 2-4 नुकसान भी हैं, तो वो हम बाद में फर्दर देखेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, गूगल नाउ, गूगल से आपका एप्पल का सिरी, कार्टोना, ठीक है, सॉरी कोटाना, ये जो आपके हैं ये सारे इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, ठीक है। और आपने एक और नाम सुना होगा, एलेक्सा, ठीक है। ये सब आपके क्या हैं, ये आपके पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, और पर्टिकुलर उनके, ठीक है। जैसे iOS का आपका सिरी है, और हम कहते हैं ना हेलो सिरी, हाय सिरी, कैसे हैं आप, और सिरी प्लीज़ ओपन दे, सिरी डू दैट, तो वो करते नहीं लगता है। अब जैसे गूगल असिस्टेंट है जो गूगल का, उस पर भी जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो जैसे जो मेरे जितने भी गाइस फ्रेंड्स हैं, तो वो इतना ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। उनसे पूछेंगे, गूगल से पूछेंगे, हे गूगल मुझे प्यार कब होगा, हे गूगल मेरी शादी कब होगी, हे गूगल डू दिस डू दैट, तो मतलब उनसे भी चटे आने लग जाते हैं, उनसे भी बातें करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी इन हैंड, मतलब इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि इफ़ वी आर डूइंग समथिंग, हम कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम जैसे किचन में खाना बना रहे हैं और हमने म्यूज़िक ऑन किया हुआ है, तो हम वहाँ से किचन में से ही बोल देंगे, हे एलेक्सा प्लीज़ चेंज द सॉन्ग, तो एलेक्सा आपका जो सॉन्ग है उसको चेंज कर देगी। या हमारे हाथ गंदे हैं, हम नहीं फ़ोन को टच करना चाहते, तो हम अपने उससे ही बोल सकते हैं, हे सिरी प्लीज़ ओपन दिस, प्लीज़ ओपन दैट, प्लीज़ सेंड द मैसेज। तो इस तरीके से ये कभी कभी ये जितने भी पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, या जो भी आपकी कंपनीज हैं उनके जो असिस्टेंट होते हैं, वो कॉल करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए, रिमाइंडर सेट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, किसी म्यूज़िक को रिकग्नाइज करने के लिए, कोई नए रेस्टोरेंट्स फाइंड आउट करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। क्या अपने गूगल में, आपने यूट्यूब पे नहीं देखा, छोटे छोटे किड्स होते हैं, बस उनको पता चल जाता है, तो वो क्या करते हैं, लिख तो पाते नहीं हैं, तो उनको क्या खोलना है, तो वो ऐसे यूट्यूब को खोलते हैं और उस पर कहते हैं हे गूगल, हे प्लीज़ ओपन दिस, मतलब वो बता देते हैं। जैसे कि गेम खोलना है या किसी गेम को डाउनलोड करना है। मेरे ऊपर एक बच्चा रहता है, किट्टू नाम है उसका, भाई वो इतना ज़्यादा एक्टिव है, और वो बहुत ना ज़्यादा वैसे क्या बोलते हैं, तो उतली आवाज़ है उसकी, और वो ऐसे बोलता है। एक बार मेरे को बोल रहा था कि दीदी दी आपने मिचाइल देखा है, तो मैंने कहा वो क्या होता है, तो बोलता रुको रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसने मेरे को पूरा वो उस पर यूट्यूब पे बोल बोल के सारा कुछ दिखाया था। तो किड्स आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, और ही इज़ इन जस्ट मतलब ही इज़ इन LKG ओनली। तो जो आजकल के किड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो मेरे को लगता है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हमारे अपेक्षा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
अब आते हैं कि भाई एआई की ज़रूरत क्या थी, एआई कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया। तो सबसे पहली बार 1950 में एक टेस्ट किया गया, ठीक है। एक गेम था, उसके लिए एक टेस्ट किया गया। किसने टेस्ट किया ये, इसका टेस्ट किया था एलन ट्यूरिंग ने। ये एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, ठीक है, जहाँ से ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ है। तो ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से, आपसे जनरली ये पूछ सकते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है और इसके लिए जो बात हुई थी वो 1950 में हुई थी। उसके बाद 1955 में जॉन मैकार्थी, इन्होंने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म यूज़ किया था, इसलिए हम इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जॉन मैकार्थी, ये कौन है आपके फादर ऑफ एआई, ठीक है। ये कौन है, ये आपके फादर हैं एआई के, ठीक है। उसके बाद 1974 में जितने भी कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि उस टाइम कंप्यूटर्स की क्रांति आई हुई थी। हमने खुद ने देखी है, मोबाइल की क्रांति देखी है। जब हम थर्ड या फिफ्थ या सिक्स्थ ग्रेड में होंगे तब पापा के पास या मम्मी के पास वो टच पैड वाले फ़ोन होते थे, और फिर एकदम सडनली हमने इतना ज़्यादा इसमें स्कोप देखा कि हर कंपनी ने अपने स्मार्टफोन एक से एक हर बार इसमें लॉन्चिंग होती है, और हर बार फीचर्स जो होते हैं वो पहले से ज़्यादा एडवांस्ड हो जाते हैं, ठीक है। 1980 को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईयर। क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईयर कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एकदम अपग्रेड होके आई थी। उसके बाद जो आपका 2000 में इसमें एक लैंडमार्क आया एआई का, जिसने में ज़्यादा अचीवमेंट गेन किया गया, ठीक है। तो इन ईयर्स को रिमाइंड करना, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हु इज़ द फादर ऑफ द एआई। तो फादर ऑफ द एआई कौन है, जॉन मैकार्थी, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म कॉइंड किया था, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ एआई भी कहते हैं, ठीक है। अब भाई हम सबको पता है कि ज़रूरत क्या थी इसकी एआई की। तो हम सबको पता है कि हम जो हैं, हमारे दिमाग की एक सीमित है, मतलब लिमिटेशन है एक। हम एक हद तक ही ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। पीपल कैन नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन हाउ दे रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स। हम नहीं बता पाते कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कुछ लोग पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। जैसे न्यूटन था, वो काफ़ी सारी चीज़ें देख लेता था, हम नहीं देख पाते हैं, है ना। हम उस लेवल से सोच ही नहीं पाते, और हमारा दोस्त शायद ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल से सोच पाता है। फेस रिकॉग्निशन, ठीक है, कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन बाय एक्सप्लेनेशन। आपने किसी का चेहरा देखा तो आपको ही पता है उसका चेहरा, आप कितना भी एक्सप्लेन कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, आप एग्जैक्टली अपनी मॉम को, अपने डैड को, या किसी भी फ्रेंड को, या किसी को भी एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि उसका फेस एक्चुअल में कैसा है, जब तक कि सामने वाला इंसान उसको देखेगा नहीं, ठीक है। आप नहीं पास ऑन कर सकते। नेमिंग ऑफ कलर्स, ये अब हमने याद कर लिया, हमको स्कूल टाइम में याद करा दिया कि ये वाला कलर ब्राउन है, ये वाला कलर ब्लैक है, ये वाला कलर ग्रीन है, ठीक है। ये हमारे सिर्फ लर्निंग के बेसिस पर डिपेंड करते हैं कि हमने कितने कलर्स को लर्न किया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड से बेसिस नहीं करते कि उनमें, अब जैसे हमको रेनबो के 7 कलर्स ही पता हैं, अब उन 7 कलर से मिलकर कितने सारे कलर्स और बनाए जाते हैं उनका तो हमें नाम ही नहीं पता है ना। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी योर लर्निंग। तो ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशन है। सो दिस इज़ द, ये एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि एवरीडे एंड पोटेंशियल यूज़, मतलब हर दिन इसका कुछ ना कुछ अच्छा ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें जो एआई का अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके स्मार्टफोन और पीसीज, जहाँ पे डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब पे वॉइस सर्च होता है। इवन आप व्हाट्सएप पे भी, जो लोग कर नहीं पाते हैं तो वो लोग व्हाट्सएप पे भी क्या करते हैं, उसको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं और वॉइस मैसेजेस भेजते हैं। उसके बाद अलेक्सा हो गया आपका, ठीक है। स्मार्ट एयर कंडीशनर्स हो गए, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, जिसमें आपका जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वो आपकी वॉचेस वगैरह होती हैं, वो सारी आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड रहती हैं। ऑटोनोमस कार, मतलब ड्राइवरलेस कार, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट फार्मिंग, जहाँ पे इरीगेशन, फीडिंग एनिमल्स, वीट रिमूविंग रोबोट्स जो खुद ही करते थे, जहाँ पे इंसानों की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इवन आपकी जो फैक्ट्रीज होती है उसमें भी रोबोट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब रोबोट मीन्स जहाँ पे ऐसी मशीन जहाँ पे एआई का यूज़ हो रहा है,
ठीक है, वेब सर्च, साइबर सिक्योरिटी, मशीन्स का ट्रांसलेशन, फाइटिंग डिसइंफॉर्मेशन, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट्स एंड सेल्स पाथ। अभी अगर हमें कोई वर्ड है, ठीक है, आपने पता नहीं इस टेक्नोलॉजी का, इसका यूज़, टेक्नोलॉजी नहीं मतलब ये एक फीचर इसका यूज़ किया है या नहीं किया है। जैसे आप कभी कभी जैसे वर्ड आप देखते हैं कि कोई वर्ड आपने सर्च किया, आपने गूगल पे सर्च किया और आपको नहीं पता है कि उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो हम उसमें ये भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ टेल मी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड। या वहाँ पर जो वर्ड होगा उसके बाजू में ना एक छोटा सा वॉल्यूम का बटन भी दिखता है, अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो उस वर्ड का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है वो भी हमको गूगल बता देता है। जिन्होंने यूज़ किया है वो उन्हें तो पता होगा, जिन्होंने नहीं किया हो वो आज ये करके देखेंगे, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी पता चल जाता है, ठीक है। तो ये है आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस के कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पे एआई का अभी यूज़ कर रहे हैं भर भर के, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि स्टेजेस क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। पहली स्टेज तो ये कि मशीन कॉन्शियसनेस, कि हमको मशीन को इतना कॉन्शियस बनाना है कि वो इन सारी चीज़ों को कर पाए, या हमें उसमें ऐसी कोडिंग को डेवलप करना है कि वो इन सारी चीज़ों को देख पाए, समझ पाए, ठीक है, पुराने एक्सपीरियंसेस सीख पाए, उसके एक ह्यूमन इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाए, मतलब थ्योरी माइंड करनी है, सेल्फ अवेयरनेस करना है, तो ये सारी चीज़ें हमको उसमें डेवलप करनी है। स्टेज 2 आती है आपका मशीन की इंटेलिजेंस। करेंटली जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, मशीन इंटेलिजेंस, जहाँ पे मशीन से इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी हैं कि वो चीज़ों को आपके बिना मतलब कहने पर ही समझ लेती हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है। जैसे आपका गूगल मैप हो गया और उसके बाद आपका एप्पल का सिरी हो गया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो आपका जो मोबाइल फ़ोन हो गया, अब मोबाइल फ़ोन को कोई और टच करेगा तो वो नहीं खुलेगा, ठीक है, पर जब आप जैसे ही आप उस पर अपनी फिंगर लगाएंगे तो वो फटाक से खुल जाता है। या आप अपने अगर उसमें आपने अपनी फेस सिक्योरिटी डाल रखी हो तो वो आपके फेस के अकॉर्डिंग खुल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा मशीन की लर्निंग, स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या है, मशीन की लर्निंग, जैसे कि सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, कोर्टाना हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे सिरी तो ऑब्वियसली हम यूज़ करते हैं अपने आईफोन्स में, जिनके पास भी आईफोन्स होंगे वो डेफिनेटली इसको यूज़ करते होंगे, एलेक्सा यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ये आपकी स्टेजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है डीप लर्निंग एप्लीकेशंस, जितनी भी डीप लर्निंग होगी उसको हम इसके अंदर करेंगे। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ऑब्वियसली बात है ट्रांसलेशन में करते हैं, आपके जो वेरियस कंट्रीज़ के जो जब जैसे कोई एक जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है और उनकी बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है और हमारे यहाँ का कोई गया हुआ है, तो उनके बीच में जो ट्रांसलेशन होता है उनके बीच में भी ऐसे असिस्टेंट्स को रख दिया जाता है कि वो एक दूसरे की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके एक दूसरे को बता देते हैं कि वो पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट क्या बात बोल रहे हैं और उधर वाले क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में भी एक बहुत बड़ा रोल है। क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग, ये चीज़ों को डिफरेंशिएट कर देता है और क्लस्टर्स बना देता है, इकट्ठे कर देता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके लाता है। स्पीच टू टेक्स्ट, आपने कुछ बोला उसको वो लिख देगा फटाक से, ठीक है। और टेक्स्ट टू स्पीच, और आप कुछ लिखेंगे तो उसको भी स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। इमेज रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली बात है कि आपके चेहरे को देखकर वो आपके फ़ोन को अनलॉक कर देगा। मशीन विज़न, मशीन्स का एक विज़न होता है कि मशीन को तुरंत अच्छे से देख पाएगा। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अच्छे से प्लान कर सकता है, चीज़ों को शेड्यूल कर सकता है और उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकता है। रोबोटिक्स, एआई का सबसे ह्यूज आपका जो यूज़ है वो है आपका रोबोटिक्स में, रोबोट्स को बनाने में, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो जिसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि वहाँ मतलब रोबोटिक्स में एआई का कैसा रोल है और कैसे रोबोटिक्स डेवलप हुआ एआई की हेल्प से, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट इज योर एक्सपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। सिर्फ एप्लीकेशन को एक बार ही देख लेना, क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बनेगा। ऐसा हो सकता है कि 4 आपको ऑप्शन देते और उन्होंने पूछे इसमें से कौन सी एआई की एप्लीकेशन है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना एंड दैट इज़ सफिशिएंट आई थिंक। नेक्स्ट इज़ योर फीचर्स ऑफ एआई, जो कि मैंने अभी बताए हैं, जस्ट पीछे ही बताए हैं कि डीप लर्निंग मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं अच्छी लर्निंग करवाता है, फेशियल रिकॉग्निशन कर लेता है, अपने आप ही टास्क को कर देता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब वेदर कैसा है, और हम अपने एलेक्सा को पूछते हैं हे एलेक्सा हाउ इज़ द वेदर टुडे, तो वो एलेक्सा हमको सारा कुछ वेदर बता देती है, ठीक है। तो इन सब तरीक़ों से हमारे पास चैट बोट्स भी होते हैं,
ठीक है, जो बोल बोल कर चीज़ों को वो करते हैं। आप मुझे एग्जाम्पल में बताइएगा, किसको पता है कि कहाँ पर एक चैटबॉट है? कोई मुझे बता सकता है कि अभी हमारे इंडिया में इज़ वी आर यूजिंग एनी चैटबॉट? चलो मुझे बताना, नहीं बताना तो फिर मैं लास्ट में आपको ये चीज़ बताऊंगी कि करंटली वी आर यूजिंग चैटबॉट और नॉट यूजिंग। ठीक है, तो ये सब हम ऑब्वियसली बात है सब कुछ देख चुके हैं कि स्पीच को ये टेक्स्ट टू स्पीच कर देता है, स्पीच टू टेक्स्ट कर देता है, मशीन लर्निंग में ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स भी कर लेता है और डीप लर्निंग भी कराता है। विज़न के तौर पे ये मशीन को भी का भी विज़न कर लेता है, मशीन्स को भी देख लेता है और ये हमारे इमेजेस को भी देख लेता है। रोबोटिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, चीज़ों को प्लान करके और ऑप्टिमाइज़ करके करता है। हमको सिर्फ इसकी एक बार कोडिंग और इसकी प्रोग्रामिंग को सेट करना होता है, बाकी फिर वो अपने आप से सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट करता जाता है। ठीक है, NLP भी होता है इसमें, मतलब क्लासिफिकेशन करता है, चीज़ों को क्लासीफाई कर देता है, ट्रांसलेशन कर देता है, इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। आप अगर बोलोगे हिंदी में और बोलोगे कन्वर्टेड इनटू फ्रेंच, तो वो आपके जितना जो भी आपने बोला वो उसको फ्रेंच में कन्वर्ट कर देगा और डेटा को भी आसानी से वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, अच्छा, अब एक ऐसा है, जब ये रोबोट्स के बारे में हम बेसिकली हमारे रोबोटिक्स में पढ़ेंगे, पर एक ऐसा रोबोट है, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है जो बहुत ज़्यादा AI पे बेस्ड है, मतलब कम्प्लीटली AI पे बेस्ड है। इसका नाम है सोफिया। क्या नाम है इसका? सोफिया। सोफिया आप एक ऐसा रोबोट है, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है जो आपका कब आया था? ये आपका आया था, कब आया था आपका? ये आया था आपका 2015 में। ठीक है, अप्रैल 19 2015 में। इसको डेवलप करने वाले कौन है? ये आपका एक हांगकांग की कंपनी थी, हैंसन रोबोटिक्स, तो उन्होंने इसको डेवलप किया था और उसके जो इन्वेंटर है उनका नाम है हैंसन एंड हैंसन। ठीक है, तो वो उन्होंने आपके इस रोबोट को डेवलप किया था और डेवलपिंग कंपनी कौन सी? तो वो एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है, हैंसन रोबोटिक्स। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो है शी मेड हर पब्लिक अपीयरेंस, पहली बार अपने इसने पब्लिक अपीयरेंस दिया था 2016 में। कहाँ पे दिया था? यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पे वो साउथ वेस्ट फेस्टिवल में गया था, जो कि मिड मार्च में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जहाँ पे पहली बार वो हमें देखने को मिला था। उसके बाद अक्टूबर 2017 में सोफिया एक पहला ऐसा रोबोट है जिसको किसी की सिटीजनशिप, नागरिकता प्राप्त है। तो इसको सिटीजनशिप किसने प्रोवाइड करी है? साउथ अरेबिया में प्रोवाइड की गई है। ये ऐसा पहला रोबोट है जिसको किसी के सिटीजन्स प्रोवाइड की। ये अराउंड 60 और 70 लैंग्वेजेस का यूज़ करता है, फेशियल एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, और हमारे इंदौर में भी आया था 2019 में, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2019 में हमारे इंदौर में भी आया था। ठीक है, नाउ मूविंग टू प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब इसके फ़ायदे और नुकसान, एडवांटेजेस एंड डी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ AI। तो क्या एडवांटेज है? ऑब्वियस ही बात है कि हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा। ये हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा, मतलब चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से होंगी। रिड्यूस करेगा ह्यूमन रिस्क को। ऑब्वियस ही बात है कि जो ह्यूमन रिस्क होंगे उनको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि मशीन से सारे रिस्क लेगी। एड इन डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे डिसीजन आपको सिर्फ एक बार इसकी प्रोग्रामिंग को सेट करना है और वो अपने आप ही डिसीजन ले लेता है। जैसे आपने एक बार अपने फ़ोन में अपने चेहरे को दिखाया और लॉक कर दिया फ़ोन को अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, तो बार बार फ़ोन आपको बार बार ये चीज़ें नहीं करनी पड़ी। आपने एक बार कर दिया, नेक्स्ट टाइम जब भी फ़ोन खोलेगा तो अपने आप ही डिसीजन ले लेगा कि नहीं, उसी बंदे का फेस है, तो अब मुझे इस फ़ोन को अनलॉक होना है, तो विल डू दैट। अवेलेबिलिटी, ऑब्वियस ही बात है कि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत अच्छे मतलब पैमाने पे हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगी। ऑब्वियस ही बात है, अगर कुछ एडवांटेजेस होंगे तो एडवांटेजेस भी होंगे। क्या है वो? कि कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब मशीन ही सारा काम कर देंगी, जब रोबोट्स ही सारा काम कर देंगे, जब मशीन ही सारा काम कर देंगी, तो इंसानों की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सही बात है, जब भाई इतना बंदा इसमें अपना दिमाग लगाएगा। अब हर कोई मेरी तरफ फ्री में ज्ञान नहीं बांट रहा है ना, या कानूप्रिया मैम की तरफ फ्री में ज्ञान नहीं बांट रहा है। तो जो लोग भी हैं इसको ख़रीदेंगे तो उन्हें पहली बार में इसमें बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होगा, तभी वो उन रोबोटिक्स को ख़रीद पाएंगे। डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स, एग्जैक्टली,
अगर हम इनके ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे तो हम इन पे ही डिपेंड हो जाएंगे, मशीन्स पे ज़्यादा लोग डिपेंड हो जाएंगे, इतनी ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड लैक ऑफ क्रिएटिविटी, अभी हम देखो सी हर चीज़ें मशीनें नहीं कर सकती। हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हम कितनी सारी चीज़ें जो अपने ब्रेन को यूज़ करके हम कुछ कुछ नए इन्वेंशंस करते हैं, कुछ कुछ नई नई चीज़ें लाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो जो क्रिएटिविटी है, लोगों के अंदर जो हुनर है, वो क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं। उसके बाद आते हैं हम कंक्लूज़न। तो बहुत छोटा सा इसका कंक्लूज़न मैं रखूँगी कि मतलब छोटे से एग्जिस्टेंस में एआई बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इंक्रीज़ कर चुका है, मतलब अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत अच्छी है, इसका इंटेलिजेंस नेचर बहुत अच्छा है, और ये हमको जो भी चीज़ें होती हैं उनके कई सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स बता देता है। ह्यूमन रीज़न को ये बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारी जितनी भी ह्यूमन रीजनिंग उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, और इसका जो नेचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो भी बहुत कमाल का है। उसके अलावा जो भी आपका जो ये कहा गया है कि जैसे अगर हम किसी ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाते हैं, ठीक है, या कोई भी मॉडल आपका क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और पर जिस तरीके से हम इसका क्रांति देख रहे हैं, जिसमें जितना इसमें हमें इंक्रीमेंट देख रहे हैं डे बाय डे, तो ये कहा जा सकता है कि इन फ्यूचर हम बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ करेंगे और ये हमारे लिए वर्ल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक मैंने कई हद तक क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, तो आई विश कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कई हद तक क्लियर कर दी होंगी। बाकी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके बता दीजिएगा। ठीक है, आपको हमारा यूट्यूब चैनल पता ही है, हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी साथ साथ, तो उसको जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, बाकी और तो मैं कुछ मांगती नहीं, सिर्फ लाइक ही तो मांगती हूँ यार, कर देना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, नॉलेज आर, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो हमको मेल कर सकते हैं, जो है हमारा चैनल स्टडी dive@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर जाके हमको मेल कर दीजिएगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। आई होप मैंने ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर कर दी होंगी। सी यू ऑल नेक्स्ट।